नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मैं यहाँ लाया हूँ कक्षा 12 के अंतर्गत विषय बही खाता तथा लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी के अंतर्गत नेक्स्ट चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये कक्षा, कंपनी की अंश पूंजी तथा उसका निर्गमन। तो कंपनी की अंश पूंजी तथा उसका निर्गमन, ये पब्लिक कंपनी से रिलेटेड सारे चैप्टर इसमें आएंगे। प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ नहीं, ज़्यादा सी थोड़ी सी थ्योरी वो दी थी, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको उपलब्ध कराई दी थी। तो ये पब्लिक कंपनी के बारे में है। जो पब्लिक कंपनी का मतलब है जिस कंपनी में पब्लिक का पैसा लगा होता है, जनता का पैसा लगा होता है, वो सार्वजनिक कंपनी, लोक कंपनी या पब्लिक कंपनी कहलाती हैं। तो आज का मेरा इसमें टॉपिक है अंश पूंजी के प्रकार तथा अंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। अंश पूंजी के प्रकार, तो अंश पूंजी के प्रकार में हम चलते हैं। सबसे पहले अंश पूंजी के प्रकार में पंजीकृत पूंजी, पंजीकृत या अधिकृत या अंकित पूंजी, अंकित पूंजी। पंजीकृत या अधिकृत या अंकित पूंजी। पंजीकृत पूंजी का क्या मतलब है? कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख यानी कंपनी का चार्टर पार्षद सीमा नियम होता है, और पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत कंपनी को अपनी अंश पूंजी दर्शानी होती है, क्योंकि इस अंश पूंजी के हिसाब से ही कंपनी का पंजीयन शुल्क भी जाता है, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय ये पूंजी पंजीकृत भी की जाती है। तो ये पंजीकृत भी की जाती है, इसलिए इस पूंजी को, इस अंश पूंजी को पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। दूसरा, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी से क्या अभिप्राय से अधिकृत पूंजी क्यों कहते हैं? कंपनी जितनी पूंजी से अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराती है, उससे अधिक के अंशों को जनता में नहीं बेच सकती है, यानी उससे अधिक के अंशों को वो निर्गमित नहीं कर सकती है। तो ये अंशों के निर्गमन की एक अधिकतम सीमा भी बन जाती है, इसलिए इसको अधिकृत पूंजी कहते हैं। अंकित पूंजी, अंकित का मतलब कहीं लिखे होने से है, क्योंकि ये पार्षद सीमा नियम में अंकित होती है, लिखी होती है, और इसी के आधार पर कंपनी का पंजीयन होता है, और उसी के आधार पर कंपनी का पंजीयन शुल्क भी जाता है। तो ये अंकित पूंजी भी कहलाती है, क्योंकि वो पार्षद सीमा नियम में अंकित रहती है। यानी कि अधिकृत पूंजी को अगर समझा जाए तो कंपनी की एक ऐसी पूंजी होती है जिसे अंशों के रूप में वो जनता से उस सीमा से अधिक नहीं बेच सकती। ठीक है, इसका निर्धारण बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, क्योंकि अगर इसका एक बार निर्धारित हो जाता है तो इसमें चेंज करना, परिवर्तित करना बहुत ही कठिन प्रक्रिया उसकी होती है। इसलिए इसका बहुत ही सावधानी से चुनाव या बहुत ही सावधानी से इसको निर्धारित करना पड़ता है। दूसरी है निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी। अब मान लीजिए हम किसी कंपनी के, मैं अधिकृत पूंजी का बताता हूँ, 100 रुपये वाले 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 अंश, यानी कि कंपनी की अंश पूंजी जो हो गई, इनसे मल्टीप्लाई करके 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 10 लाख रुपए हो गई। ठीक है, यानी कि कंपनी की जो पूंजी है वो 10 लाख रुपए हो गई। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसको समझिए। 100 रुपये वाले अंश पूंजी, अंश का मतलब अभी मैं समझाऊंगा, यानी कि कंपनी किसी भी दशा में जनता से अंश पूंजी के रूप में 10 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकती। उसे अपने अंशों को एक छोटी इकाई में, पूंजी को छोटी इकाई में विभाजित करके बताना पड़ता है। तो 100 रुपये वाले 10,000 अंश वो जनता में बेचेगी, 10 लाख रुपए है। अब बात करते हैं निर्गमित पूंजी की। निर्गमित पूंजी का मतलब है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को बेचने के लिए, जनता
को बेचने के लिए निर्गमित कर दिया जाता है या जनता को खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है, वो निर्गमित पूंजी कहलाता है। इशूड कैपिटल, यानी कि कंपनी सारी जो अधिकृत पूंजी है उसे सारे एक साथ निर्गमित नहीं करती है, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती है वैसे वैसे उस आवश्यकता के आधार पर वो पूंजी को कई बार निर्गमित कर सकती है। मान लीजिए 10 लाख अंशों में उसने केवल 100 रुपये वाले, इस समय मान लीजिए उसको आवश्यकता ज़्यादा पैसों की नहीं है, 4000 शेयर्स ही निर्गमित किए हैं, वो जनता में बेचना चाह रही है, ठीक है, 4 लाख रुपए के। तो ये जो है निर्गमित पूंजी कहलाएगी, यानी कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में बेचा जाता है वो निर्गमित पूंजी कहलाता है। ठीक है, अगला है प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित पूंजी का अभिप्राय है कि निर्गमित पूंजी में से निर्गमित, अब कंपनी 4000 अंश बेचना चाहती है तो जरूरी है 4000 अंश बेचना चाहती है तो 4000 ही बिक जाए। तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता क्रय कर लेती है, यानी निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे जनता क्रय कर लेती है प्रार्थित पूंजी कहलाता है। मान लीजिए कंपनी जनता ने इस 4000 शेयर्स में से केवल 3000 शेयर्स ही खरीदे तो 3000 शेयर्स की क्या हो जाएगी, प्रार्थित पूंजी कहलाएगी। जरूरी नहीं कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करे वो सभी बिक जाए, उसके लिए फिर यानी कि जितने अंश क्रय हो गए, जितने अंश खरीद लिए जनता ने, वो क्या कहलाती है, वो प्रार्थित पूंजी बन जाती है। आगे है नेक्स्ट पूंजी याचित पूंजी। याचित पूंजी, हाँ एक चीज और, यदि निर्गमित पूंजी सारी की सारी बिक जाती है तो इशूड कैपिटल और ये सब्सक्राइब कैपिटल दोनों ही बराबर होती हैं। इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब या कैपिटल यानी प्रार्थित पूंजी दोनों ही बराबर हो सकती हैं। अगर 4000 अंश ही निर्गमित किए हैं और 4000 ही अंश बिक चुके हैं यानी जनता ने खरीद लिए हैं तो निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी दोनों एक ही कहलाएगी। अब आती है याचित पूंजी, इसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि उस पूंजी में से जो जनता ने खरीदे हैं अंश, कंपनी समय समय पर उसकी मांग करती है। तो एक कंपनी उन अंशों का पैसा जिस हिसाब से मांगती रहती है, तो जितने पैसे की मांग उस समय कंपनी कर रही है तो वो याचित पूंजी कहलाती है। याचित पूंजी यानी कि ये 3 लाख या 4 लाख जितने के भी शेयर्स बिकेंगे, मान लीजिए ये सारे ही बिक, चलो इतने ही रहने देते हैं, 3 लाख रुपए के अगर अंश बिकते हैं तो कंपनी इन 3 लाख रुपए के एक साथ नहीं मांगती, धीरे धीरे वो किस्तों में मांगती है। तो जितना पैसा कंपनी वो मांगती है वो याचित पूंजी कहलाता है। कभी कभी कंपनी पूरी राशि भी नहीं मांगती है, तो जितनी मांग ली है, जितनी मांग कर लिए 3 लाख रुपए में, वो याचित पूंजी, और जितनी मांगने से रह जाती है वो अयाचित पूंजी कहलाती है। आप इसका अगला भाग भी लिख सकते हो, याचित पूंजी या अयाचित पूंजी, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है दत्त पूंजी। दत्त या चुकता पूंजी, इसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। दत्त या चुकता पूंजी, तो दत्त या चुकता पूंजी, दत्त या चुकता पूंजी का अभिप्राय है मांगी गई पूंजी में से, जो कंपनी ने अभी अभी मांग की है, मांगी गई पूंजी में से जितनी पूंजी का भुगतान जनता द्वारा कंपनी को कर दिया जाता है वो दत्त या चुकता पूंजी कहलाती है। यानी कंपनी को वास्तविक रूप से जितने रुपए प्राप्त होते हैं वो दत्त या चुकता पूंजी कहलाती है। यानी जब कंपनी द्वारा कॉल की जाती है तो बहुत से अंशधारी ऐसे होते हैं जो कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करते हैं। इस प्रकार कंपनी को जो राशि प्राप्त नहीं होती है वो कॉल सिनेरियर्स यानी अवशिष्ट मांग या अदत्त मांग कहलाती है। तो कितने प्राप्त हुए, वो राशि घटाकर प्राप्त हुई है, तो जितने रुपए प्राप्त हुए हैं वो दत्त पूंजी या चुकता पूंजी कहलाती है। ठीक है, कॉल सिनेरियर्स की बात अभी मैंने करी, जो राशि
मांगी गई पूंजी में से प्राप्त ना हो वो अवशिष्ट या अदत्त मांग कहलाती है। कभी कभी कुछ अंशधारी ऐसे भी होते हैं जो भविष्य की मांगों का भुगतान भी वर्तमान में कर देते हैं, एडवांस में कर देते हैं, वो कॉल्स इन एडवांस कहलाती है, यानी प्रदत्त मांग कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसे कहते हैं संचित या आरक्षित पूंजी। संचित या आरक्षित पूंजी। संचित शब्द का मतलब बचत करने से है। संचित पूंजी क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता है ये बोर्ड में। तो याचित जो हमारी ये पूंजी है, प्रार्थित पूंजी जो हम जनता ने खरीद ली है, और उस प्रार्थित पूंजी में से कंपनी जितना रुपया मांग रही है, तो कंपनी यदि सारे रुपए की मांग नहीं करती, यहाँ पे शेयर्स की वैल्यू मैंने कितनी लिखी थी अभी, 100 रुपये, 100 रुपये, तो कंपनी ने मान लीजिए केवल अभी तक 80 रुपये ही मांगे हैं, तो 20 रुपये कंपनी अभी मांग नहीं रही है। तो 20 रुपये यदि कंपनी बचा कर रखती है जनता के पास, आपने अभी मांगे नहीं हो उसने पूरे 100 रुपये, केवल 80 रुपये की मांग करी है और वो 20 रुपये बचा कर रख रही है, जिसे कंपनी अपने जीवन काल में कभी नहीं मांगती, केवल कंपनी के समापन या विघटन की दशा में मांगती है, जिससे कि जो बाहरी ऋणपत्रधारी हैं, जो कंपनी के, जिनसे कंपनी ने लोन लिया, उनका भुगतान कर सके। यानी ऋणपत्रधारियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कंपनी अपनी याचित पूंजी का संपूर्ण भाग जनता से नहीं मांगती है, वो विघटन के समय ही मांगती है, उस पूंजी के भाग को बचाकर रखती है। तो ये बचाकर रखना ही संचित या रक्षित पूंजी या आरक्षित पूंजी कहलाता है। इससे क्या होता है, इससे ऋणपत्रधारियों का कंपनी के प्रति विश्वास बना रहता है और जो उनका ऋण है वो सुरक्षित भी रहता है, कंपनी की साख में इससे वृद्धि होती है। तो याचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी अपने जीवन काल में ना मांगकर केवल विघटन के समय ही मांगती है, जिससे बाहरी दायित्वों का या ऋणपत्रों का भुगतान किया जा सके, तो इस बचाई गई पूंजी को संचित या आरक्षित पूंजी कहते हैं। तो ये अंश पूंजी के विभिन्न प्रकार थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अंशों की। अंश, अभी मैंने अंश पूंजी के प्रकार की बात की, इम्पोर्टेंट भी है, और जितनी भी पूंजी मैंने अभी समझाई है, इसको बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ता है। अधिकृत पूंजी को भी, निर्गमित पूंजी को भी, प्रार्थित पूंजी को भी और चुकता पूंजी को भी, यानी उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी था। अभी नहीं समझ में तो आप वीडियो को फिर दोबारा देखें, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँगा यहाँ अंशों की। अंश, अगर नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो अंश का आशय एक छोटी इकाई या एक किसी छोटे भाग से लगाया जाता है, कि टुकड़ा कहते ना, ये उसका अंश है, यानी किसी का ये उसका टुकड़ा है। लेकिन यहाँ हम बात नॉर्मली नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कंपनी की पूंजी की बात कर रहे हैं। तो कंपनी की पूंजी के अंतर्गत अंश का क्या आशय है? कंपनी की जितनी भी पूंजी होती है जो कि उसे जनता से लेनी होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दी जाती है, जिसका एक टुकड़ा यानी एक भाग अंश कहलाता है। जैसे मैंने अभी, जो कि मैंने अधिकृत पूंजी में एक एग्जाम्पल लिया था, 10 लाख की पूंजी का, ये उसकी अंश पूंजी थी। यहाँ पर इस अंश पूंजी को 100 रुपये वाले अंश में एक में डिवाइड कर दिया, तो ये कितने शेयर्स हो गए उसके? 10,000 शेयर्स। ये 10,000 अंश हो गए, यानी कि कंपनी की टोटल पूंजी छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के मूल्यों में, जरूरी नहीं 100 में ही हो, कुछ कम में भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के मूल्यों में तथा विभिन्न प्रकार के अंशों में विभाजित होती है। तो जिसके एक भाग को अंश कहते हैं। यानी कंपनी के पास 10,000 अंश हैं, जिसमें एक अंश की कीमत 100 रुपया है। यदि आप कंपनी के 5 अंश खरीदना चाहते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से आपको कंपनी को 500 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि कंपनी की पूंजी, अगर मान लीजिए पूरे ही ये 10 लाख का एक ही अंश होता
तो कोई सामान्य व्यक्ति उसमें पूंजी लगा ही नहीं पाता, क्योंकि उसे फिर एक ही अंश जो कि 10 लाख का वो खरीदना पड़ता। अब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है, जिस पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए वो ज़्यादा अंश खरीद सकता है, जिस पर कम पैसा है वो 1, 2, 10, 5 जितनी भी है अपनी क्षमता के हिसाब से कंपनी में पैसा लगा सकता है। यानी पूंजी लगाने के लिए जरूरी नहीं कि आप कंपनी में 10,000 शेयर्स ही खरीदो, आप एक भी खरीद सकते हो, तब भी वो आपका उसमें पूंजी लग जाएगी। तो इसमें अंशों को खरीदने की बात आई है। तो अब बात आई, अंश हम समझ गए होंगे कि पूंजी को छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिसका एक टुकड़ा एक भाग अंश कहलाता है। अब बात आती है अंशों के प्रकार की। अंश पूंजी के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, समतांश इक्विटी शेयर्स बोलते हैं इसको, और दूसरा है पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश, इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। कंपनी 2 प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है, समता अंशों का और पूर्वाधिकार अंशों का। समता अंश क्या होते हैं और पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा समझिए। समता अंश, जो व्यक्ति समता अंश खरीदते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी बन जाते हैं। उन्हें कंपनी के साधारण सभाओं में मत प्रकट करने का अधिकार होता है, ठीक है वो। और यहाँ जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, उन्हें जब जो व्यक्ति पूर्वाधिकार अंश खरीदते हैं उन्हें कंपनी की साधारण सभा में मत प्रकट करने का अधिकार नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति निश्चित इनकम चाहता है कि मुझे इतने एक निश्चित इनकम मिलती रहे, तो पूर्वाधिकार अंशों को उसे खरीदना चाहिए, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। 10%, 6%, उसको हर वर्ष उतना ही परसेंट मिलेगा, चाहे कंपनी ने कितना ही लाभ कमाया क्यों ना हो। यानी यहाँ लाभांश की दर निश्चित होती है और यहाँ लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, लेकिन इनमें जोखिम अधिक होता है। समता अंशों में जोखिम अधिक होता है, पूर्वाधिकार अंशों में इतना जोखिम नहीं होता है। जोखिम अधिक इसमें क्यों होता है, क्योंकि जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी के समापन के समय भुगतान किए जाते हैं, कई तरह की वो भुगतान करते हैं। तो उस भुगतान की एक सीरियल है कि पहले नंबर पे इसको भुगतान किया जाएगा, दूसरे नंबर पे इसे भुगतान किया जाएगा, तीसरे नंबर पे उसे भुगतान किया जाएगा। इस तरह टोटल मिला के ये सीरियल बनता है, जिसमें अंतिम सीरियल पर समता अंश आते हैं। यानी समता अंशधारियों को यदि कोई पूंजी बचती है, कोई संपत्ति बेचकर राशि बचती है तब मिलेगा, अन्यथा उसको नहीं मिलेगा, उनका पैसा डूब भी सकता है, ठीक है। और दूसरा एक फ़ायदा, यदि इनका तो लाभांश निश्चित है कि 10% मिल रहा है या 5% मिल रहा है, इनकी दर निश्चित है, इनको उतना ही मिलता है। सब कोष बनाने के बाद, लाभांश बांटने के बाद जितना भी लाभांश बढ़ता है वो इनको, क्योंकि दर नहीं होती, वो इनको दे दिया जाता है, यानी इनका लाभांश की दर बढ़ जाती है। पूर्वाधिकार अंश, अभी मैंने कहा था कि सबसे अंत में इनका नाम होता है। अगर पैसा बचता है तो इनको मिलेगा, पैसा नहीं बचता है तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। पूर्वाधिकार अंश भुगतान के समय, कंपनी के विघटन के समय सेकंड लास्ट नंबर पर आते हैं, यानी समता अंशों से पहले, इसीलिए इन्हें पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। इन्हें पूर्वाधिकार अंश क्यों कहते हैं? ऐसे अंशधारी जिन्हें लाभांश प्राप्ति में और कंपनी के समापन के समय पूंजी वापसी में प्रथम अधिकार होता है। प्रथम अधिकार का मतलब है समता अंशों से पहला अधिकार होता है, तो वो अंशधारी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। प्रेफरेंस दिया जा रहा है इनको, तभी तो प्रेफरेंस बोलते हैं। प्रेफरेंस का मतलब है किसी को ज़्यादा पूछना। तो अगर भुगतान करने का नंबर आता है और ये दोनों लोग खड़े हैं, तो भुगतान जो सबसे पहले है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को किया जाएगा, समता अंशधारियों को भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हमने समता अंश और पूर्वाधिकार अंश समझा, ठीक है। अब थोड़े हम इसके अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया को समझेंगे। अंशों का निर्गमन, इसका न्यूमेरिकल अंशों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बोर्ड में आने के 99% चांसेस होते हैं, मोस्टली आता है ये। तो इसमें अब जो मेरा ये सेक्शन चल रहा है ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही चल रहा है। अब मैं जो भी बात करूँगा
वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही करूँगा, ठीक है। उसको आपको समझना है, क्योंकि आगे ये आप जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ये आपकी हेल्प बहुत मिलेगी इससे। तो देखिए अंशों के निर्गमन की बात करते हैं। कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी अपने अंशों को जनता में बेचती है, जनता में बेचती है। तो कोई कंपनी जब अपने अंशों को जनता में बेचती है तो कंपनी अपने यहाँ है और जनता तो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में जनता बैठी है। तो इस जनता को कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी अपने अंश बेचना चाहती है? तो कंपनी अंशों को बेचने के लिए, यानी जनता को आमंत्रित करने के लिए कि आओ हमारे अंश खरीदो, एक विवरण पत्र निर्गमित करती है जिसे पिर विवरण कहते हैं। इसे कहते हैं पिर विवरण, इंग्लिश में इसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। कंपनी पिर विवरण वह पत्र है जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। इस पिर विवरण में निर्गमन संबंधी सारी शर्तें होती हैं, कंपनी के जो नियम हैं, जो कायदे हैं, कंपनी की पूंजी कितनी है, कंपनी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन होती है। और पिर विवरण के लास्ट में पेज में आखिर में अंश खरीदने के लिए एक आवेदन पत्र होता है। व्यक्ति उस आवेदन पत्र को भरता है और कितने अंश खरीदना चाहता है वो उसमें भरकर कंपनी को भेजता है, या कंपनी का जो बैंक होता है, जो कि मोस्टली अनुसूचित बैंक यानी लिस्टेड बैंक ही होता है, उसको भरकर वो भेजता है। तो जब कंपनी को जनता से जब विवरण निर्गमित करती है, जनता उस विवरण को पढ़ती है, प्रोस्पेक्टस को पढ़ती है और अंश खरीदना चाहती है, तो कंपनी प्रति अंश एक आवेदन राशि और रखती है। आवेदन राशि यानी कि एप्लीकेशन फीस या प्रार्थना शुल्क, जो कि अंशों की अंकित पूंजी का 5% से कम नहीं होना चाहिए। जो अंश की अंकित पूंजी है, अंकित पूंजी का क्या मतलब है? अभी मैंने एक अंश आपको कितने का बताया था? 100 रुपये का, और इसका कम से कम 5% से कम ना हो, यानी कम से कम 5 रुपये तो हो ही। तो ये क्या है? ये आवेदन राशि की न्यूनतम सीमा है कि निर्गमित अंश में जब आवेदन राशि होती है तो वो 5% से कम नहीं होनी चाहिए। जब कंपनी को आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उसके साथ उन आवेदित अंशों की मल्टीप्लाई करके आवेदन राशि भी प्राप्त होती है। मान लीजिए आपने 10 अंश खरीदना चाहते हैं और कंपनी ने आवेदन शुल्क कम से कम तो 5 है, मान लीजिए 10 रख लिया है, तो आप 10 अंश खरीदना चाहते हैं और 10 रुपये आवेदन शुल्क है, तो किसने 10 × 10 यानी 100 रुपये आपको कंपनी को आवेदन शुल्क के रूप में भेजने ही पड़ेंगे। जब कंपनी को सारे आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो कंपनी उन आवेदन पत्रों की जांच करती है, और यदि अंश निर्गमित करने हैं तो कंपनी आपके आवेदन पत्र को स्वीकार कर लेती है, और यदि जिन व्यक्तियों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होते हैं कंपनी उनकी राशि खेद पत्र के साथ वापस कर देती है। तो जब कंपनी को आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी राशि लौटानी है लौटा दी जाती है, जिनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाते हैं स्वीकार हो जाते हैं, उसके बाद अगली प्रोसेस चलते हैं। मान लीजिए अब 100 रुपये में कंपनी ने आपको एप्लीकेशन के रूप में 10 रुपये दे चुकी है, आपको 100 रुपये की पूरी मांग करनी है। ये एक अंश की बात लेकर मैं चल रहा हूँ, आप जितने अंश खरीदें उससे इसकी मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपका वो टोटल पैसा निकल के आएगा। यहाँ पर कितनी बात है? एक अंश की बात है केवल। आप जितने अंश खरीदने हैं उससे इसकी मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है, तो आपका पैसा कितना है वो निकल के आएगा। बच्चे इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते ये 10 रुपये क्यों लिखे गए हैं। आपको 1000 अंश खरीदने हैं तो 10 रुपये के हिसाब को 10,000 रुपये देने हैं। 50 अंश खरीदने हैं तो 10 रुपये के हिसाब से 500 रुपये देने हैं। 100 अंश खरीदने हैं तो 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये देने हैं। इनकी मल्टीप्लाई उस खरीदे गए अंशों से करते रहते हैं। जब कंपनी को आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, आवेदनों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कंपनी उन व्यक्तियों को इसकी एक सूचना भेजती है जिसे आवंटन की सूचना कहते हैं। तो कंपनी जब आवंटन की सूचना भेजती है तो उनसे अगली मांग भी करती है जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट, ठीक है, ये एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट का मतलब है उनको ये सूचना दी जाती है कि आपके द्वारा आवेदित अंश आपको आवंटित किए जाते हैं और उसके साथ साथ उसका नाम जो सदस्य रजिस्टर में, जो कंपनी का रजिस्टर है, सदस्य रजिस्टर, अंशधारियों का रजिस्टर, उसमें उसका नाम लिख लिया जाता है और हाथ के हाथ उससे हो सकता है अगली कॉल भी कर ली जाए। अगली कॉल भी उससे कर ली जाती है, वो कितनी ही हो सकती है, मुझे यहाँ 100 रुपये में इसको डिवाइड करना है। जब अगली कॉल करी जाती है तो वो अगली कॉल जो होती है वो आवंटन की होती है। आवंटन प्रक्रिया के अंतर्गत आवंटित अंश कर दिए जाते हैं, उनका नाम सदस्य रजिस्टर में लिख लिया जाता है। कंपनी इस 100 रुपये को अधिकतम, वो चाहे तो सारा का सारा पैसा यहाँ भी प्राप्त, यानी कम से कम एक मांग, कम से कम एक मांग में आप सारा पैसा कंपनी को दे सकते हो, या कंपनी कुल मिलाकर 5 मांगे कर सकती है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और लास्ट में फाइनल कॉल। छठी कॉल कंपनी आपसे कुछ नहीं करेगी। छठी कॉल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कंपनी आपसे अधिकतम 5 मांगे कर सकती है और या केवल एक मांग में भी सारा पैसा निपटा सकती है, लेकिन छठी कॉल कोई नहीं होती। इस 100 रुपये को इन 5 भागों में बांट दिया जाता है और धीरे धीरे कंपनी आपसे इसमें पैसा मांगती है। मान लीजिए 30 हो गए, फिर ये 20, कितने 50, और ये 25 और ये 25। कंपनी आपसे इस 100 रुपये को आपसे इन 5 किस्तों में मांग सकती है। अगर मान लीजिए वो 4 किस्तें मांगती है, केवल सेकंड कॉल फाइनल कॉल नहीं करती, तो ये 25 रुपये यहीं कहीं ऐड हो जाएंगे। यानी चाहे कॉल 1 हो उसका टोटल भी 100 आना चाहिए, चाहे कॉल 3 हो उनका को टोटल भी 100 आना चाहिए, या कॉल सारी 5 हो उनका टोटल भी 100 आना चाहिए। तो ये अंशों के प्रक्रिया थी। कंपनी जब जनता को अंश बेच देती है तो निम्न कॉल से पैसा मांग से ही है। अब आगे इससे इन मांगों से क्वेश्चन कैसे बनता है, न्यूमेरिकल कैसे बनता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको अगले क्वेश्चन समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ये 5 कॉल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं अब जब भी वीडियो लेके आऊँगा मैं शेयर्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिखाऊँगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। जब तक के लिए आप लोग धन्यवाद।